इस बात पर सरपंच भी चुप हो गए। मुकेश अब 40 साल के आसपास हो चला था, इसलिए चाहता था कि घरवाली मिल जाए तो जिंदगी सुकून से कट जाए। महेश ने कहा, ममता तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसे कौन देगा अपनी बेटी। कांटा फंसता जा रहा था और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रही थी। इसका सीधा मतलब होता कि मुकेश को या तो गांव से निकाले जाने की सजा होती या उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होती। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब मुकेश ने ही कहा, मैं यह मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूं। अगर ममता चाहे तो मैं उससे ब्याह रचाने को तैयार हूं। मुझको तो मनमांगी मुराद मिल गई थी, लेकिन तभी बहू लता ने कहा, सरपंच जी यह कैसे हो सकता है। आपके बेटे की सजा मेरी सासू माँ क्यों भुगते। आप तो बस पैसा ले देकर मामले को सुलझाएं। तब पवन ने कहा, हम ममता की बात सुनकर ही अपनी बात कहेंगे। मैंने कहा, गांव की बात गांव में ही रहे, इसलिए मैं दिल से तो नहीं लेकिन गांव की खातिर मुकेश का हाथ थामने को तैयार हूँ। सरपंच और चौपाल ने चैन की सांस ली। मेरी बहू लता अपना सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। वहीं बेटा विमल खुश था, क्योंकि उसकी मां को सहारा मिल गया था। अब मां का अकेलापन दूर हो जाएगा। थोड़े दिनों के बाद ही हम दोनों की चुपचाप शादी करा दी गई। पहली रात में मुकेश के सीने से लगते हुए कह रही थी, विधवा होते ही औरत को अधूरी बना दिया जाता है, वो घुट घुट कर जीने को मजबूर होती है। अरे अरमान तो उसके भी होते हैं, और फिर मेरी बहू लता, उसकी निगाहों ने हमेशा मेरी बेइज्जती की है। उसके लिए मेरी जलन ने ही हम दोनों को एक करने का काम किया है। खुशी में सराबोर मुकेश की मजबूत होती पकड़ मुझको जीने का संबल दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए। जो खेत में हुआ था वही अब हुआ, पर अब हम दोनों को चिंता नहीं थी, क्योंकि मैं मुकेश की पत्नी जो थी। मेरा नाम सपना है। मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तभी मेरे घर वालों ने मेरी शादी महेश के साथ कर दी थी। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन आगे मेरे साथ जो हुआ उसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। महेश को कैंसर था। शादी के बाद जब मुझे पता चला तब मेरे होश उड़ गए। शादी के 2 साल बाद ही महेश चल बसा। महेश वैसे तो ज्यादा अमीर नहीं था, फिर भी 2 कमरे का एक मकान, बीमा की रकम और कुछ बैंक बैलेंस मिलाकर तकरीबन 5 लाख रुपए और साथ में एक बाइक वह छोड़ गया था। पर वह रकम मेरी जैसी मॉडर्न लड़की के लिए ज्यादा नहीं थी। धीरे धीरे वह रकम भी खत्म हो रही थी। इसी बीच मैंने सेठ रतन लाल को अपने जाल में फांस लिया था। मैं उनकी कंपनी में सेक्रेटरी बनकर आई और फिर उनकी लाइफ पार्टनर बन बैठी। रतन सेठ का कारोबार अच्छा चल रहा था। उनकी खुद की कंपनी थी, उनके बनाए सामान का एक बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट होता था। रतन सेठ थोड़े नाटे और मोटे थे और रंग भी सांवला था, पर उनकी पढ़ाई लिखाई और कारोबार करने की चतुराई लाखों में एक थी। उन्होंने दिल्ली से एमबीए करने के बाद अपने पिता का कारोबार संभाला था। वे तकरीबन 55 साल के हो चुके थे। उनकी शादी भी हो चुकी थी। बीवी काफी खूबसूरत और स्मार्ट थी, पर 8 साल बाद ही उन्हें छोड़कर किसी और के साथ विदेश जा बैठी थी। उसके बाद उन्हें शादी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी। अब मैं सेठ के आलीशान बंगले में रहती थी और उनकी दौलत के भरपूर मजे ले रही थी। इसी बीच राहुल नाम का एक नौजवान सेठ की कंपनी में मेरी जगह सेक्रेटरी बनकर आया। मेरी और रतन की जिंदगी कुछ दिनों तक सामान्य रही। मैं पेट से भी हुई थी, पर सेठ को इसकी भनक भी नहीं होने दी और मैंने बच्चा गिरवा लिया। मेरी नज़र सेठ के कारोबार पर थी। उधर राहुल अक्सर सेठ से मिलने घर पर भी आया करता था। मैं उसकी खूब खातिरदारी करती थी, उसके साथ बैठकर बातें किया करती थी। मुझको राहुल पसंद आ गया था। वो 25 साल का एक गबरू जवान लड़का था। राहुल जब भी मेरे घर आता तो बातों के दौरान चाय का कप बढ़ाते समय मैं अपना आंचल जानबूझकर गिरा देती और अपने उभार दिखाती, तो कभी टेबल के नीचे से राहुल के पैरों से खेलती। धीरे धीरे राहुल भी मेरी ओर खींचने लगा था। अब तो मैं राहुल के साथ घूमने भी जाया करती थी। कभी कभार खुद रतन सेठ भी राहुल को मेरे साथ शॉपिंग के लिए भेज देते थे। मैंने खुश होकर राहुल को भी बिल्कुल अपने जैसा एक कीमती मोबाइल फोन खरीद कर दिया था।
मैं राहुल को शहर से थोड़ी दूर हाईवे पर बने अपने फार्म हाउस पर ले जाती, वहां घंटों उसके साथ समय बिताती और उसके साथ बिस्तरबाजी भी करती। जो देह सुख मुझे रतन सेठ से नहीं मिल रहा था, वह मैं राहुल से पा रही थी। रतन सेठ को कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर भी जाना होता था, ऐसे में तो राहुल और मुझको पूरी छूट होती थी। खून खांसी और खुशी छिपाई नहीं छपते हैं। धीरे धीरे हम दोनों के किस्से दफ्तर से होते होते रतन सेठ के कानों में भी पड़े, पर उन्होंने इसे मेरे सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया। वैसे कुछ सचेत मैं भी हो गई थी। कुछ दिनों बाद रतन सेठ को फिर शहर से बाहर जाना पड़ा था। मैं राहुल को कार में बिठाकर फिर फार्म हाउस में मजे ले रही थी। उसी समय सेठ का फोन मेरे फोन पर आया। राहुल ने अपना फोन समझकर हेलो कहा। ठीक इसी बीच मैं भी बोल उठी, किसका फोन है डियर? सेठ की आवाज सुनकर राहुल ने फोन मुझको पकड़ा दिया। बात करके मैंने फोन रख दिया, पर हम दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीर खिंचाई थी। हमारी मौज मस्ती के आलम में खलल पड़ गया था। मैंने कहा, हमें इसी वक्त चलना होगा, सेठ 2 से 3 घंटे में घर आने वाले हैं। फार्म हाउस में आम के बाग थे। मैंने कुछ आम पैक कराए तो राहुल पूछ बैठा, इन आमों का तुम क्या करोगी? तुम आम खाओ, गुठली गिनने की क्या जरूरत है? और हम दोनों ने एक एक आम कार में बैठे बैठे खाया। फिर हम दोनों घर की ओर चल दिए। कार मैं चला रही थी, जिस और राहुल बैठा था सड़क के ठीक नीचे गहरी खाई थी। एक जगह कार को धीमा कर मैं बाईं ओर पड़ी रेत के ढेर पर कूद गई और कार का स्टीयरिंग थोड़ा खाई की तरफ ही काट दिया। राहुल कार के साथ खाई में जा गिरा था। मेरी बाह पर मामूली खरोच आई थी। थोड़ी दूर जाकर मैंने लिफ्ट ली और आगे टैक्सी लेकर घर पहुंची तो देखा कि सेठ सोफे पर बैठे कॉफी पी रहे थे और टीवी देख रहे थे। सेठ ने मुझसे पूछा, बड़ी देर कर दी, कहाँ गए थी? बहुत दिनों से फार्म हाउस पर जाने का मन था, इसलिए आज वहां घूमने निकल गई थी। इसी बीच टीवी पर खबर आई कि एक कार खाई में गिरी है, उसमें सवार एक नौजवान की मौत हो गई है। उस कार में आमों से भरा एक बैग भी था। सेठ बोल उठे, तुम्हें तो चोट नहीं आई? मैं राहुल को वैसे भी नौकरी से निकालने ही वाला था। कमबख्त काम के समय दफ्तर से लापता रहता था। मौत ने उसे दुनिया से ही निकालकर बाहर कर दिया। मेरी बोलती बंद हो गई, लेकिन मेरी समझ में आ गया था कि शायद सेठ को सब पता चल गया है। मैंने उसके पैर पकड़कर उनसे माफी मांगने लगी और बोली, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, अब आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, और मैं रोने का नाटक करने लगी। सेठ ने मुझको उठाया और अपने गले से लगा लिया। फिर मैं मन ही मन खुश होते हुए अपने कमरे में आ गई, क्योंकि जिसकी वजह से मैं फंस सकती थी उसका मैंने शिकार कर लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।